अगर आपको विज्ञान समझ नहीं आता और आपको विज्ञान में टॉप भी करना है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड AMD सहारनपुर। और आज हम विज्ञान को कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि आपको मज़ा भी आए बहुत ज़्यादा, समझ भी आए बहुत ज़्यादा और आपके नंबर भी आए बहुत ज़्यादा। तो आज हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम देखते हैं, आज हमारे पास है यूपी बोर्ड का कक्षा 7 का विज्ञान और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई नंबर 3, जिसका नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। तो ये हमारा चैप्टर है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति और ये हमारा तीसरा चैप्टर है। 2 चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और इस तीसरे चैप्टर को भी हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। बस आपको ध्यान से समझते रहना है, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ध्यान से समझते रहना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और आपको इस बात का भी पता होगा कि हमारे पास कक्षा 6 विज्ञान की प्लेलिस्ट भी है और ये हमारे पास जो प्लेलिस्ट है कक्षा 7 विज्ञान की है, जिससे आप अपना कक्षा 7 का विज्ञान का सिलेबस पूरा कर सकते हो। हर एक चैप्टर को एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कक्षा 6 का विज्ञान का इकाई नंबर 3, जिसका नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पदार्थ या द्रव्य किसे कहते हैं। जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ रखा है कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। यह परिभाषा सबके याद होनी चाहिए। जैसे चौक, डस्टर, पानी, वायु, ये सब पदार्थ हैं क्योंकि ये सब स्थान घेरती हैं। इन सब में कुछ ना कुछ भार होता है और इनका अनुभव हम अपनी इंद्रियों यानी आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद बेटे हमें पता होना चाहिए पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है। यानी जिस प्रकार एक घर का निर्माण ईंटों से मिलकर होता है, एक शरीर का निर्माण यानी सजीव के शरीर का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर होता है, इसी तरीके से पदार्थ का निर्माण किससे होता है, मौलिक इकाई क्या है। तो पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख पाते हैं, जिनको अणु और परमाणु कहते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है, यानी पदार्थ किससे मिलकर बना है, जैसे मकान ईंटों से मिलकर बना है, सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसी प्रकार पदार्थ जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है उन्हें हम कहते हैं अणु और परमाणु। क्या कहते हैं? अणु और परमाणु। तो यदि आपके पास कोई पदार्थ है और पदार्थ को आप तोड़ते हो, तो पदार्थ को तोड़ने पर जो बहुत छोटे आपको कण मिलेंगे उन्हें हम कहेंगे अणु। और यदि आप अणु को भी तोड़ देते हो तो जो सबसे छोटे कण आपको मिलेंगे पदार्थ के, उन्हें आप कहोगे परमाणु। क्या कहोगे? परमाणु। फिर हमें पता होना चाहिए कि अणु और परमाणु की परिभाषाएं क्या हैं, जो हमें याद होनी चाहिए। तो अणु के बारे में, अणु को इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल। आपको पता होना चाहिए कि अणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो वो छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, पदार्थ का वो छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे हम कहते हैं अणु। जबकि परमाणु के बारे में आपको पता होना चाहिए, परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु से भी छोटा परमाणु होता है। उसके बाद हमें पता होनी चाहिए, अणु और परमाणु दोनों की परिभाषाएं पता चल गई। फिर हमें पता होनी चाहिए पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, तो आपको पता है पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, एक तो ठोस, एक तो द्रव और एक तो गैस। इन तीनों अवस्थाओं में कणों की स्थिति दिखा रखी है। ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए, ये बात पता है ना आपको। और द्रव के कण थोड़ा दूर होते हैं एक दूसरे से, और गैस के कण तो बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं, है ना।
तो यदि कोई पूछता है कि ठोस द्रव गैस में कौन से पदार्थ की अवस्था के कौन से कण, किस अवस्था के कण सबसे पास पास होते हैं, तो ठोस के। किस अवस्था के कण सबसे दूर दूर होते हैं, गैस के। किस अवस्था के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, ठोस के। क्योंकि ये पास पास हैं तो एक दूसरे को ज्यादा बल से खींचेंगे या पकड़ के रखेंगे, तो आकर्षण बल सबसे ज्यादा यहाँ होगा ठोस के अणुओं के बीच में या कणों के बीच में। और गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे कम होता है, जिसे आप कह सकते हो ना के बराबर, यानी होता ही नहीं बिल्कुल भी। तो पदार्थ की अवस्थाएं, अब आपको पता चल गया कि पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं, जिनमें से पहली अवस्था है ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था। तो इसका आयतन व आकृति दोनों निश्चित होते हैं। यदि कोई आपसे पूछता है कि पदार्थ की ठोस अवस्था का मतलब क्या है, तो आपको बताना है कि पदार्थ की ठोस अवस्था वो अवस्था है जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। आयतन का मतलब समझते हो? आयतन का मतलब होता है कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है ना, उसे आयतन कहते हैं। और आकृति का मतलब उसकी शकल सूरत। जैसे मैं आपको एक ठोस का उदाहरण दूं कि मेरे पास एक ठोस पदार्थ है ऐसा। आपने ऐसा ठोस पदार्थ देखा होगा जरूर अपने जीवन में, ऐसा, और उसके ऊपर लिखा हुआ है KMD। ऐसा होता है ईंट। ईंट तो देखी होगी आपने, ईंट के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। तो ईंट एक ठोस पदार्थ है, तो उसका आयतन हमेशा निश्चित रहेगा। निश्चित माने जो ना बदलता हो। ठोस को आप कहीं भी रखोगे, वो जितना स्थान उसे घेरना है। आयतन का मतलब कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है ना, उसे कहते हैं आयतन। अब जैसे ईंट ठोस है, ईंट को यदि आप भट्टे पर रखोगे जहां वो बनती है, वहां भी वो उतना ही स्थान घेरेगी, यानी उसका आयतन उतना ही होगा। ईंट को वहां से उठा के जब आपने ट्रॉली में रखा होगा, तो भी उसने उतना ही स्थान घेरा होगा, यानी आयतन उसका उतना ही होगा। जब आपने घर आकर उसका चट्टा लगा दिया होगा, तब भी हर एक ईंट उतना ही स्थान घेर रही होगी, यानी आयतन बदला नहीं था। चाहे वो भट्टे पे थी, चाहे वो ट्रॉली में थी, चाहे वो आपके घर पे चट्टे में थी। फिर अगले दिन जो है मिस्त्री आया, उसने उस ईंट को उठाकर दीवार में चिंट दिया। तो दीवार में जब उसने लगाया है उसे दीवार बनाने के लिए, तो वहां भी तो उसने उतना ही स्थान घेरा होगा। ऐसा थोड़ा ही है दीवार में लगते ही फैल गई थी ईंट कि अब तो मैं ज्यादा स्थान घेरूंगी, मेरा असली युद्ध का समय आ चुका है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, है ना। तो मतलब ठोस की खासियत ये होती है कि वो हमेशा एक निश्चित स्थान घेरता है, उसका आयतन निश्चित होता है, वो जगह बदलने के साथ उसका आयतन नहीं बदलता। अब आयतन के अलावा दूसरी चीज हमने बताई आकृति, कि इसका आयतन व आकृति दोनों निश्चित होते हैं। आकृति भी नहीं बदलती। ईंट जो है वो घनाभ के आकार की है। जब भट्टे पे थी जब भी उसका आकार ऐसा ही था। आकार का मतलब आकृति। जब वो ट्रॉली में रखी गई जब भी उसकी आकृति ऐसी थी, घनाभ के जैसी है ना। जब वो आपके घर आई और उसका ढेर लगा दिया गया, जब भी उसकी आकृति ऐसी थी, घनाभ के जैसी। और जब राजमिस्त्री ने उसे दीवार में चिंट दिया, जब भी उसकी आकृति ऐसी थी, घनाभ के जैसी। तो क्या उसकी आकृति स्थान बदलने के साथ बदल जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ठोस है। अब क्योंकि उसके कण बहुत पास पास हैं और वे एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ के रखते हैं, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। तो यदि कोई भी पूछता है ठोस अवस्था के बारे में बताओ, तो आपको बताना है कि ठोस अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसका आयतन व आकृति दोनों कैसे होते हैं? निश्चित। और क्यों होते हैं निश्चित? क्योंकि ठोस के कणों के बीच की दूरी सबसे कम तथा आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। भाई ठोस के कणों के बीच की दूरी तो सबसे कम होती है, इसके ऊपर चित्र था ठोस का। बीच की दूरी कणों की सबसे कम होगी और आकर्षण बल होगा सबसे ज्यादा। जैसे जैसे लोहा ठोस है, नमक ठोस है, चीनी ठोस है, पत्थर ठोस है, ईंट ठोस है। ये सब क्या है? ठोस। उसके बाद आते हैं हम ठोस अवस्था के बाद दूसरी अवस्था है हमारी द्रव अवस्था। कौन सी अवस्था? द्रव। अब द्रव अवस्था का आयतन तो निश्चित होता है, पर आकृति निश्चित नहीं होती। देखो, इसका आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकृति निश्चित यानी अनिश्चित होती है। निश्चित नहीं होती या अनिश्चित होती है, ऐसे लिख लो। जैसे मैं पहले इस बात को सिद्ध करूंगा कि आयतन निश्चित होता है। आप जो है ना, आप डेयरी पर गए और डेयरी पर जाकर आपने लिया 1 लीटर दूध। क्या लिया? 1 लीटर दूध। वो दूध का आयतन है 1 लीटर। दूध का आयतन कितना है? 1 लीटर। जब आपने 1 लीटर दूध लिया, आयतन उसका 1 लीटर है। आप उसे उसे आप लेके आए थे, एक पॉलीथीन में लेके आए थे। वो पॉलीथीन इस तरीके की थी, यहाँ उसमें रबड़ बंधी हुई थी। इसमें क्या है? 1 लीटर दूध है ना। फिर आपने उस 1 लीटर दूध को रख दिया। आपने उस 1 लीटर दूध को रख दिया
घर आकर एक जग में रख दिया, मान लो इसमें रख दिया आपने, एक जग में रख दिया उसे 1 लीटर दूध को। ये एक जग है और घर आकर आपने इसमें जग में रख दिया 1 लीटर दूध को। तो 1 लीटर दूध रहेगा तो 1 लीटर ही, आयतन तो उसका 1 लीटर ही रहेगा, भले ही आपने जग में रख दिया हो, आयतन कोई बदलेगा थोड़ा ही। अब आपने उस 1 लीटर दूध को, आपकी मम्मी ने जग में से उठा के एक भिगोने में रख दिया, यहाँ भिगोने में रख के गरम गरम करना होगा ना उन्हें, तो अब भी वो रहेगा तो 1 लीटर ही, आयतन तो उसका नहीं बदलेगा। ऐसा थोड़ा ही है कि जैसे ही पॉलीथीन में से आपने जग में डाला तो पॉलीथीन में 1 लीटर था उसका आयतन, और जग में डालते ही 2 लीटर हो गया वो। ऐसा तो नहीं होने का ना कभी भी। 1 लीटर दूध पॉलीथीन में था, जग में डाला तब भी उसका आयतन 1 लीटर है, भिगोने में डाला जब भी उसका आयतन 1 लीटर है। आयतन का मतलब कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे ही तो कहते हैं आयतन। अब हमने उसे जो है बच्चों के ग्लासेस में भर दिया। मान लो बच्चे हैं घर में और उनके पास ग्लासेस हैं, मतलब उनके पास गिलास हैं, उनमें हमने दूध भर दिया, वो 1 लीटर दूध। तो मुझे एक बात बताओ, जब उनके ग्लासेस में भरा जाएगा तब भी वो कुल 1 लीटर ही तो रहेगा, उसका आयतन रहेगा ना 1 लीटर। तो इसका मतलब 1 लीटर दूध है, उसका आयतन 1 लीटर है, तो वो 1 लीटर ही रहेगा चाहे कैसे भी बर्तन में उसे रख लो। इसका मतलब द्रव का आयतन निश्चित होता है। इसका कारण पता क्या होता है? इसका कारण यह होता है कि द्रव की जो है ना एक निश्चित सीमा होती है, और उसमें घूम सकते हैं द्रव के कण, सारे कहीं भी घूम सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि वे अपनी सीमा से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा नहीं होने का कि कोई कह रहा कि मैं सीमा से जरा बाहर घूम आऊं, नहीं। यदि द्रव के कई सारे कण भी इकट्ठे होकर यूं सोच रहे ना कि हम बाहर घूम के आ जाएं, तो द्रव अपनी सीमा उतनी बढ़ा लेगा। जैसे फर्श पर जब पानी गिरता है ना, तो जिधर को बहुत सारे कण जिद करते हैं ना, हम तो उधर को चलेंगे, हम तो उधर को चलेंगे, हम तो अपनी सीमा से बाहर निकलेंगे, तो द्रव अपनी सीमा उतनी बढ़ाता रहता है कि मैं तुम्हें अपनी सीमा से बाहर नहीं जाने देने का, आयतन मुझे निश्चित रखना है। तो द्रव का आयतन निश्चित इसलिए होता है क्योंकि द्रव के कण गति करते हुए कभी भी अपनी सीमा से बाहर नहीं निकल सकते, अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकते में, इसलिए आयतन निश्चित होता है। तो यहां लिखा हुआ है आयतन निश्चित, बता दिया ना क्यों है निश्चित, क्योंकि द्रव के कण गति तो करते हैं स्वतंत्र रूप से, अनियमित गति, ब्राउनी गति करते हैं, पर कभी भी वे सीमा से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए आयतन निश्चित होगा। आयतन का मतलब कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे कहते हैं उसका आयतन। पर यहां लिखी हुई है आकृति अनिश्चित। क्या लिखी हुई है? आकृति अनिश्चित, शकल बदलेगी उसकी। जब हमने पॉलीथीन में रख रखा था दूध तो उसकी शकल पॉलीथीन जैसी थी, आकृति पॉलीथीन जैसी थी। जब हमने उस दूध को जग में रख दिया तो उसकी आकृति जग जैसी होगी, देखो जग जैसी शकल नहीं होगी, जैसा देश वैसा भेष। जब उसे भिगोने में रखा तो भिगोने जैसी आकृति, जब उसे ग्लासेस में रखा तो ग्लासेस जैसी आकृति, है ना। यदि उसे किसी ने पेट में रख लिया तो उस आदमी का पेट की जो आकृति होगी वही दूध की आकृति हो जाएगी। ये बात तो हजम हो रही है आपके? तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है क्योंकि द्रव के पार्टिकल्स अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकते, सीमा से बाहर नहीं निकल सकते। पर द्रव का आकृति अनिश्चित होता है, द्रव को जैसे बर्तन में रखोगे वैसी शकल वो कर लेगा अपनी। इसका कारण यह है कि द्रव के जो अणु है ना वे थोड़ा दूर दूर हैं, जिसकी वजह से उनके बीच आकर्षण बल कम है। आकर्षण बल कम है उसकी वजह से मैं अपनी शकल बदल सकते हैं। तो ये है द्रव की खासियत। कोई भी पूछता है द्रव किसे कहते हैं तो आपको बताना है कि इसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है, क्योंकि द्रव के कणों के बीच की दूरी ठोस से अधिक तथा आकर्षण बल ठोस से कम होता है। अब यदि कोई पर्टिकुलरली यही पूछता है कि द्रव का आयतन निश्चित क्यों होता है, तो आपको जवाब देना होगा द्रव का आयतन निश्चित इसलिए होता है कि क्योंकि द्रव के अणु या कण अपनी सीमा से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए। जैसे उदाहरण दे सकते हो आप, जल, तेल, दूध आदि, ये सब जल, तेल, दूध क्या है? द्रव। और द्रव अवस्था के बाद तीसरी जो अवस्था आती है वो होती है गैस अवस्था। कौन सी अवस्था? गैस। गैस कौन सी अवस्था? गैस अवस्था। करें गैस अवस्था की बात। इसका आयतन और आकृति दोनों ही अनिश्चित होते हैं, आयतन भी अनिश्चित, आकृति भी अनिश्चित। अब आप कहोगे कि सर इसके बारे में बता दो कि गैस का आयतन अनिश्चित क्यों होता है। तो मैं कहूंगा आयतन अनिश्चित इसलिए होता है क्योंकि द्रव की कोई सीमा नहीं होती है। सॉरी गलत बोल दिया।
यहाँ गैस की बात कर रहे हैं हम। गैस का आयतन अनिश्चित इसलिए होता है क्योंकि गैस की कोई सीमा नहीं होती। सीमा से कोई भी बाहर, सीमा है ही नहीं, जब कोई कहीं भी घूमता रहे गैस का कण, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए गैस का आयतन तो अनिश्चित होगा, यानी कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे कहते हैं आयतन। और आकृति अनिश्चित इसलिए होती है क्योंकि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल ना के बराबर है। पर मैं इस बात को सिद्ध करके दिखाऊंगा आपको अभी कि गैस का आयतन अनिश्चित क्यों होता है, किस तरह होता है। देखो मेरे पास जो है ना, एक ये एक मेरे पास गैस का सिलेंडर है, ये गैस का सिलेंडर है मेरे पास, है ना। ये बना दिया हमने गैस का सिलेंडर, क्लियर होगी बात, ये गैस का सिलेंडर बना दिया हमने। और ये सिलेंडर का आयतन है 5 लीटर। कितना है? 5 लीटर। 5 लीटर गैस का सिलेंडर है हमारे पास, इसमें गैस भरी हुई है 5 लीटर, यानी उसका आयतन 5 लीटर है। और मेरे पास एक बहुत बड़ा कमरा है, वो बहुत बड़ा कमरा है मेरे पास, उस कमरे का आयतन है 10,000 लीटर। कितना? 10,000 लीटर। हमने इस गैस के सिलेंडर को इस कमरे में लेके गए और कमरे में ले जाके इसका नोजल खोल दिया, इसे खोल दिया सिलेंडर को। तो वही गैस का आयतन जब सिलेंडर में थी तो 5 लीटर था, और जब वो यहाँ खोल दोगे ना तो गैस पूरे कमरे में नहीं फैल जाएगी क्या? बताओ, पूरे कमरे में फैल जाएगी या नहीं? तो आप कहोगे जी हाँ जी, पूरे कमरे में से स्मेल आएगी गैस की। और जब वो पूरे कमरे में फैल गई तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे ही तो आयतन कहते हैं। या तो वो गैस घेर रही थी 5 लीटर स्थान, 5 लीटर उसका आयतन था, और या फिर वो घेर रही अब 10,000 लीटर स्थान, यानी अब उसी गैस का आयतन 10,000 लीटर हो गया। तो बताओ कौन कह रहा कि गैस का आयतन निश्चित होता है? गैस को तो जितना बड़ा बर्तन मिल गया ना, जितनी बड़ी जगह मिल गई, उतना ज्यादा आयतन उसका बढ़ जाएगा, उतनी ज्यादा स्थान वो घेरेगी। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे कहते हैं उसका आयतन। तो वही गैस 5 लीटर स्थान घेर रही थी और वही गैस घेर रही 10,000 लीटर स्थान। बताओ सही नहीं है क्या बात? आयतन निश्चित होता ही नहीं इसका गैस का, क्योंकि ना तो इसमें कोई सीमा है, गैस में कोई सीमा नहीं होती, बाउंड्री नहीं होती है, और ना तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में आकर्षण बल है कुछ, ना के बराबर है, जीरो ही मान के चलो बिल्कुल। तो इसलिए गैस का आयतन अनिश्चित इसलिए कह रहा मैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। आकृति, आकृति तो अनिश्चित होगी, जब सिलेंडर में थी तो इसकी शक्ल सिलेंडर जैसी थी, और जब कमरे में गई गैस तो इसकी शक्ल कमरे जैसी होगी। शक्ल का मतलब आकृति, बनावट, ठीक है, शेप। तो इसका मतलब गैस अवस्था का क्या क्या समझ में आया? गैस अवस्था में इसका आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं, क्योंकि गैस के कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक तथा आकर्षण बल सबसे कम होता है। जैसे गैस के कुछ उदाहरण है वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि। अब हम बात करेंगे गुणों की। अब ध्यान से समझना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ लिखा हुआ है। इस बार सारणी आपके सम्मुख है, जो इधर तो लिखे हुए हैं गुण, इधर लिखे हुए ठोस के गुण, यहाँ द्रव के गुण, और यहाँ गैस के गुण। इनके गुणों की तुलना करनी है हमें, ठोस, द्रव, गैस के। तो सबसे पहले बात करेंगे अणुओं के बीच की दूरी। अणुओं के बीच की दूरी, ठोस के अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम होती है, और द्रव के अणुओं के बीच की दूरी ठोस से थोड़ी अधिक होती है, और गैस के अणुओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। अभी समझा दी मैंने ये बात आपको चित्र के माध्यम से भी। नंबर 2, अणुओं के बीच आकर्षण बल। ठोस के अणुओं के बीच सबसे ज्यादा आकर्षण बल होगा, सबसे अधिक आकर्षण बल होता है ठोस के अणुओं के बीच। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस से कम होता है क्योंकि दूरी थोड़ी ज्यादा है, और गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, नगण्य। नगण्य का मतलब ना के बराबर। अब आयतन की बात करो, ठोस का आयतन कैसा होता है? निश्चित। ठोस और द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। गैस का आयतन कैसा होता है? अनिश्चित। वही गैस 5 लीटर आयतन था, उसी गैस का आयतन 10,000 लीटर हो गया। अब आकृति या आकार की बात करो, ठोस की आकृति कैसी होती है? निश्चित। द्रव की आकृति अनिश्चित होती है, जैसे बर्तन में द्रव को भरोगे उसी की आकृति ले लेगा द्रव, जैसे दूध ने ली थी। गैस की आकृति भी अनिश्चित होती है, जैसा सिलेंडर, जैसा स्थान, वैसी उसकी आकृति हो जाएगी। नंबर 5, अणुओं की गति। ठोस के अणु केवल अपने स्थान पर कंपन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ये कंपन कर सकते हैं वे अपने स्थान पर, और द्रव के अणु ब्राउनी गति कर सकते हैं, यानी अणु इधर भी जा सकता है, टक्कर मारकर फिर इधर जा सकता है, टक्कर मारकर फिर इधर जा सकता है, वो बार बार अपनी गति की दिशा बदल सकता है। इस तरह की जो अनियमित गति होती है ना,
इस अनियमित गति को ही हम कहते हैं ब्राउनी गति या जिगजैग मोशन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे बताया था इसके बारे में, इसलिए इसे ब्राउनी गति कहते हैं। और गैस के कण भी क्या करते हैं, ब्राउनी गति, वे भी आपस में टकराकर बार बार अपनी गति की दिशा को बदल सकते हैं, अनियमित रूप से गति कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम तत्व पर। तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। तत्व, तत्व का मतलब होता है पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी विधि द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। जैसे मेरे पास एक कोयले का टुकड़ा है कार्बन, और मैं उसे पीस के पाउडर बना दूं और पाउडर का हर एक कण उठा के देखूं तो कार्बन ही होगा। कोयले को कार्बन को कितना ही पीस दो रहेगा तो कार्बन ही, तो वो एक तत्व है। सोने को, खरा सोना आपके पास है, खरा सोना का मतलब 24 कैरेट गोल्ड, जिसमें सोने के अलावा कुछ है ही नहीं, उसे कितना ही पीस के पाउडर बना दो, उसका कितना ही उसे तोड़ लो, हर एक कण जो होगा उसका सोना ही तो होगा। तो तत्व ऐसा ही होता है। तत्व का मतलब पदार्थ का मूल रूप जिसे किसी भी विधि द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। और तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे लोहा, लोहे में सारे के सारे परमाणु Fe के होंगे, तांबे में सारे परमाणु तांबे के ही होंगे, कॉपर होता है ना तांबे का सूत्र। सोने में सारे के सारे परमाणु सोने के होंगे, चांदी में सारे परमाणु चांदी के होंगे। ठीक है, यदि शुद्ध लोहा, शुद्ध तांबा, शुद्ध सोना, शुद्ध चांदी आपके पास है तो उसमें लोहे के टुकड़े में सारे परमाणु लोहे के ही होंगे, तांबे में सारे परमाणु तांबे के होंगे, सोने में सारे परमाणु सोने के ही होंगे, और चांदी में सारे परमाणु चांदी के ही होंगे। परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। जैसे O2, O2 में कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, किसके, ऑक्सीजन के। तो जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, अणु। जैसे H2 में 2 परमाणु हैं, किसके, हाइड्रोजन के। जैसे O3, 3 परमाणु हैं ऑक्सीजन के, यहाँ 2 परमाणु नाइट्रोजन के हैं, यहाँ 2 परमाणु क्लोरीन के हैं, यहाँ 8 परमाणु सल्फर के हैं, ये हीलियम और नियोन। इनके तो एक एक परमाणु से ही अणु बनते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, अणु। अब हम बात करेंगे यौगिक की। किसकी बात करेंगे, यौगिक। 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बनाएंगे। जैसे मैं आपको कहूँ कि मान लो HCl है, इसमें एक तत्व हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, दोनों आपस में मिल गए तो HCl एक यौगिक है। जैसे हमने कहा H2SO4, इसमें कितने तत्व हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ये एक निश्चित अनुपात में आपस में जुड़े और जुड़कर जो भी पदार्थ बनाना है, ये पूरा नया पदार्थ, इसे आप यौगिक कहोगे। क्या कहोगे, यौगिक। और एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल आपको पता चल गया, इसे आप यौगिक कहोगे। आपको ध्यान रखना है कि किसी यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम की लाइन है। मान लो आपके पास कोई यौगिक है तो उस यौगिक के जो गुण होंगे वे अपने अवयवी तत्वों से अलग होंगे, बिल्कुल। मतलब जिनसे मिलके यौगिक बना ना, उनके जैसे ही गुण नहीं दिखाएगा वो। जैसे देखो, हमारे पास एक उदाहरण है H2O का, इसमें 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो H2O के गुण अपने अवयवी तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं मैं बता रहा। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है जी गैस, हाइड्रोजन क्या है, गैस। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी गैस है। पर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर H2O बना तो H2O क्या, गैस है। आप कहोगे ना जी H2O तो पानी को कहते हैं, जल को कहते हैं, और जल कोई गैस थोड़ा ही है, जल तो द्रव है, जल तो द्रव है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना, हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, पर पानी तो द्रव है। बताओ, जब इन दोनों से मिलकर बना तो इन दोनों के जैसे गुण दिखाने चाहिए थे ना उसे, पर नहीं दिखाता। यौगिक की यही तो खासियत होती है कि किसी यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। किसी यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणों से क्या होते हैं, भिन्न। जैसे हमने H2O के गुणों के बारे में बात करी, हम H2O के बारे में और भी बात कर सकते हैं, खाली हाँ अवस्था की बात नहीं है भाई। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, जबकि पानी द्रव। ये तो आसान सी बात बताई मैंने, थोड़ी मुश्किल सी बात बताऊं। हाइड्रोजन एक जलने वाली गैस है,
ऑक्सीजन जलाने वाली गैस है, आपको बताया आग वहां लगती है जहां ऑक्सीजन होती है। हाइड्रोजन जलने को तैयार, ऑक्सीजन जलाने को तैयार, तो दोनों के मिलने से, एक शेर एक सवा शेर, दोनों के मिलने से तो खतरनाक बम बनना चाहिए। पर H2O पानी तो उल्टा आग को बुझाता है ना, बड़ी अजीब बात। तो इसका मतलब यौगिक के जो गुण होंगे वे अपने अवयवी तत्वों से अलग होंगे। ठीक है बेटे। अब हम बात करते हैं तत्वों के प्रतीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 7 के बच्चों के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, पर कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, BSc, MSc सबके लिए बहुत खास है, ध्यान से समझना। तत्वों के प्रतीक, यहाँ अंग्रेजी नाम है तत्व का और उसका प्रतीक या संकेत है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। कार्बन का C होता है, क्लोरीन का F, नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, सल्फर का S, एल्यूमिनियम का Al, ऑर्गन का Ar, है ना। ये तो सब अंग्रेजी नाम के ऊपर आधारित हैं, पर कुछ संकेत ऐसे हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ देख लो, चलो ब्रोमीन का तो Br है, कैल्शियम का Ca है, क्लोरीन का Cl है, कोबाल्ट का Co है, हीलियम का He है, मैग्नीशियम का Mg है, नियॉन का Ne है, सिलिकॉन का Si है। तो यहाँ तक तो बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं बच्चों को दिक्कत यहाँ आती है जहाँ अंग्रेजी नाम तो सोडियम है पर संकेत Na है। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। इसका कारण यह है कि सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम, नेट्रियम में Na आया ना, इसलिए सोडियम का संकेत Na होता है, ध्यान रखना। सोडियम इंग्लिश में नाम, लैटिन में नाम नेट्रियम, इसलिए नेट्रियम की वजह से इसका संकेत सोडियम का Na होता है। कॉपर नाम इंग्लिश में है, तांबे को कॉपर कहते हैं ना, पर लैटिन में इसका नाम होता है क्यूप्रियम, क्यूप्रम की वजह से Cu है, Cu आया ना क्यूप्रम में। देखो, आयरन इंग्लिश में नाम है, लोहे को आयरन कहते हैं, पर लैटिन भाषा में इसका नाम है फेरम, फेरम की वजह से इसका संकेत Fe होता है, लोहे का या आयरन का। पोटेशियम, पोटेशियम ये नाम इंग्लिश का है, लैटिन भाषा में नाम होता है कैलियम, कैलियम की वजह से इसका संकेत K होता है। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर चांदी, सिल्वर इंग्लिश में नाम है, लैटिन भाषा में नाम है अर्जेंटम, अर्जेंटम की वजह से इसका संकेत चांदी का या सिल्वर का Ag होता है। गोल्ड नाम इंग्लिश का है, सोने को ही तो कहते हैं गोल्ड, औरम, अयूरम कहते हैं इसका नाम लैटिन भाषा में, अयूरम की वजह से इसका संकेत क्या होता है? Au। पारा या मरकरी, इसका नाम होता है हाइड्रे एरगाइरम, हाइड्रे एरगाइरम, इसलिए इसका संकेत Hg होता है। तो ये ध्यान रखना आपको, ये वाले इंपॉर्टेंट है, सोडियम, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, सिल्वर, गोल्ड और पारा, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतीक का क्या महत्व है, बात करते हैं प्रतीक का क्या महत्व है, प्रतीक क्यों यूजफुल है, संकेत क्यों यूजफुल है। किसी तत्व के प्रतीक या संकेत से दो बातों का पता चलता है। नंबर एक तो पता चलता है तत्व का नाम, यदि हमने C लिख दिया तो आपको पता है कार्बन लिखा है, Na लिख दिया तो आपको पता है सोडियम लिखा है, Fe लिख दिया तो आपको पता है लोहा या आयरन लिखा है। तो तत्व के संकेत से एकदम पता चलता है कि इसका नाम क्या है। तत्व का एक परमाणु, यदि हमने Na लिख दिया तो हम कहेंगे कि सोडियम का एक परमाणु है, ये सोडियम का एक परमाणु है। तो दो बातों का पता चलता है, एक तो तत्व का नाम, एक तो तत्व का एक परमाणु है, ये पता चलता है। फिर हम बात करते हैं रासायनिक सूत्र की। रासायनिक सूत्र का मतलब जब किसी अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं उन सबके संकेतों को मिलाकर लिख दिया जाए तो रासायनिक सूत्र कहते हैं उसे। जब तत्वों के संकेतों या प्रतीकों को एक साथ लिखकर किसी अणु या यौगिक को प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। जब तत्वों के संकेतों या प्रतीकों को एक साथ लिखकर किसी अणु या यौगिक को प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। अब जैसे हम यहाँ 1 by 1 बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्व का अणुसूत्र, तत्व का अणुसूत्र। देखो तत्व का अणुसूत्र क्या होता है, जब एक ही तत्व के परमाणु आपस में जुड़ते हैं ना तो तत्व का अणु बनता है और उसे प्रदर्शित जिस सूत्र से करते हैं उसे ही तत्व का अणुसूत्र कहते हैं। किसी तत्व के अणु को प्रदर्शित करने के लिए
प्रतीकों के जिस समूह का प्रयोग किया जाता है उसे तत्व का अणुसूत्र कहते हैं। जैसे O2, O2 ऑक्सीजन का अणुसूत्र है, N2 नाइट्रोजन का अणुसूत्र है, Cl2 क्लोरीन का अणुसूत्र है, Br2 ब्रोमीन का अणुसूत्र है, I2 आयोडीन का अणुसूत्र है, P4 फास्फोरस का अणुसूत्र है, S8 सल्फर का अणुसूत्र है। तो ये सब क्या है? अणुसूत्र। इसके किसी भी तत्व के अणुसूत्र। अब हम बात करेंगे यौगिक का अणुसूत्र। यौगिक का अणुसूत्र में अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में जुड़ेंगे। देखो, तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है, यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। तो यौगिक का अणुसूत्र बताता है कि तत्व के एक अणु में सभी परमाणुओं की संख्या वास्तविकता में कितनी है। जैसे यहां तो यौगिक का नाम लिखेंगे, यहां लिखेंगे उसका सूत्र, और यहां लिखेंगे उसमें कौन कौन से परमाणु हैं उपस्थित। जैसे सबसे पहले बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, जिसे हम कहते हैं खाने का नमक। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। इसमें सोडियम यानी Na एक परमाणु है, देखो एक परमाणु सोडियम का है। क्लोरीन का भी एक परमाणु है, क्लोरीन यानी Cl का भी एक परमाणु है ना, याद रखना है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, C माने कार्बन, डाई माने दो, O माने ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन यानी C का एक परमाणु है, ऑक्सीजन यानी O के कितने परमाणु हैं? दो। देखो O के नीचे दो लिख रखा ना, O2। फिर है सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं या गंधक का तेजाब भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 में हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के H के दो परमाणु, सल्फर यानी S का एक परमाणु, ऑक्सीजन यानी O के कितने परमाणु हैं? चार परमाणु। उसके बाद आता है हमारे पास, ये सारे सूत्र याद होने चाहिए आपको। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन एक, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन तीन। हाइड्रोजन H एक, नाइट्रोजन N एक, ऑक्सीजन O तीन परमाणु। फिर आता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं चूना पत्थर या संगमरमर भी कहते हैं इसे, या मार्बल। CaCO3 इसका सूत्र होता है, एक कैल्शियम, एक कार्बन, तीन ऑक्सीजन। कैल्शियम Ca एक, कार्बन C एक, ऑक्सीजन O तीन। उसके बाद आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं इसे, CaOH का होल ट्वाइस। एक कैल्शियम, ऑक्सीजन देखो दो हैं, हाइड्रोजन भी दो हैं। कैल्शियम Ca एक है, ऑक्सीजन O दो हैं, और हाइड्रोजन H दो हैं। फिर आता है चीनी या शक्कर या शर्करा भी आप इसे कह सकते हो। C12H22O11, कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 है, ऑक्सीजन 11 है। कार्बन C12, हाइड्रोजन H22, ऑक्सीजन O11। ठीक है, चलें आगे। फिर आता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या आता है? पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम कहते हैं लाल दवा। KMnO4 इसका सूत्र है। K माने पोटेशियम, मैग्नीज है, ऑक्सीजन है। पोटेशियम K तो है यहाँ एक परमाणु, मैग्नीशियम Mn है एक परमाणु, ऑक्सीजन O के हैं चार परमाणु। देखो O के नीचे चार लिख रखा है। तो आपको याद ये होना चाहिए कि पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा का सूत्र KMnO4 होता है, ये याद होना चाहिए। ये तो अपने आप बता दोगे आप, मेन चीज है नाम और सूत्र आपको याद होने चाहिए। सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा, इसका सूत्र होता है Na2CO3। इसमें सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। सोडियम Na दो परमाणु है, देखो Na के नीचे दो लिख रखा है। कार्बन C का एक परमाणु है, ऑक्सीजन O के तीन परमाणु है, देखो ऑक्सीजन के नीचे तीन लिखा हुआ है। उसके बाद आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे कहते हैं खाने का सोडा, वो कपड़े धोने का सोडा था। NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन। सोडियम एक, हाइड्रोजन एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन तीन। तो ये जितने भी मैंने आपको 10 नाम बताए हैं, 10 सूत्र बताए हैं, ये आपको याद होने चाहिए बिल्कुल। अब हम बात करेंगे कुछ अम्ल के बारे में, आपको ध्यान से समझना है हर एक चीज को। अम्ल, अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड, या मोटी भाषा में हिंदी की आप कह सकते हो इसे तेजाब। क्या होता है अम्ल?
अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अथवा दूसरी परिभाषा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं। यह H पॉजिटिव आयन है। जैसे एक अम्ल है HCl, यदि आप इसे पानी में घोल दोगे ना तो ये ऐसे टूट जाएगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इस HCl ने H पॉजिटिव आयन मुक्त करा ना, फ्री करा ना, छोड़ दिया ना, तो इसलिए मैं HCl को कहूँगा कि वो अम्ल है। एक बात यह ध्यान रखनी है कि जब किसी अम्ल में पानी अधिक होता है ना तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। कोई भी पूछता है तनु अम्ल का मतलब क्या है, आपको बताना है जिस अम्ल में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। और जब किसी अम्ल में पानी कम होता है तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। सांद्र माने गाढ़ा। एक गाढ़ा अम्ल या सांद्र अम्ल वो है जिसमें पानी बहुत कम है, जिसमें पानी ज्यादा है वो तनु अम्ल है। तनु माने हल्का, सांद्र माने गाढ़ा। अब कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है दुर्बल अम्ल के बारे में कि दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है खाद्य पदार्थों में होते हैं। खाने पीने की चीजों में जो अम्ल है वे सब दुर्बल अम्ल हैं, यानी वे हमारे लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है। जैसे एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में, सिरका तो खाते हैं हम। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, इसे खाते हैं हम, ये दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, कच्चा आम, जितने भी खट्टे फल हैं सब में साइट्रिक अम्ल है, तो ये भी हमारे लिए इतना हानिकारक नहीं है। और टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है टार्टरी में, ठीक है, इमली में भी पाया जाता है, तो इसे भी हम खा सकते हैं। तो ये दुर्बल अम्ल हैं, इसीलिए तो ज़्यादा खतरनाक नहीं है। पर एक होते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल या खनिज अम्ल, ये ज़्यादा खतरनाक है। ये त्वचा को जला देते हैं, इन्हें हम खा नहीं सकते हैं। ये त्वचा को जला देते हैं, इसलिए इन्हें संक्षारक भी कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे गंधक का अम्ल बताया था अभी ऊपर, जिसका सूत्र सिखाया था H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये लिखा हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये सब क्या है, प्रबल अम्ल हैं। ये तीन प्रबल अम्लों के नाम ध्यान रखना आप, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। फिर उसके बाद एक पॉइंट है, देखो बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, बहुत बहुत, इसीलिए स्टार लिखा हुआ है इसके ऊपर। यहां लिखा हुआ है कि आपके पास एक सांद्र अम्ल है, यानी गाढ़ा अम्ल है, और सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलना है। तो नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, पानी मिला देगा उसमें, पर आपको ऐसा नहीं करना है। यदि सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलना है, यानी गाढ़े अम्ल को हल्के अम्ल में आपको बदलना है, यानी उसमें पानी की मात्रा बढ़ानी है, तो आप उसमें पानी मत मिला देना, नहीं तो एक विस्फोट होगा फिर, और वो छलक कर आपके चेहरे पर आ जाएगा सारा एसिड। और जो एसिड है वो खतरनाक हो सकता है ना, यदि वो सांद्र और प्रबल अम्ल है। तो आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही हम सांद्र अम्ल में पानी मिलाते हैं ना, तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, और वो फिर छलकता है विस्फोट के साथ, बहुत तेजी के साथ। वो पता कैसा होता है, ऐसा होता है जैसे आपकी मम्मी कढ़ाई में पकौड़ियाँ बना रही थी, या कचौरी या पूरियाँ बना रही थी, और कढ़ाई में बहुत गर्म तेल था, और गलती से उस गर्म तेल की कढ़ाई में पानी की कुछ बूंदें गिर गई, या पानी गिर गया। तो यदि कढ़ाई में आप पानी गिर दोगे, खोलते हुए तेल में पानी गिर दोगे, तो किस तरह छलकेगा वो सारा तेल, ऊपर को नहीं आएगा, उछल गया एकदम। कई बार तो ये गलती आपकी मम्मी पर भी हो जाती है ना, मम्मी से भी हो जाती है गलती। तो इसी तरीके से आप सांद्र अम्ल में कभी भी डायरेक्ट पानी नहीं मिलाओगे, कभी भी डायरेक्ट। आप पता क्या करोगे, जैसे मान लो मुझे कोई कह दे कि भाई मुझे जो है सांद्र अम्ल, जैसे गाढ़े दूध को हल्का करने के लिए हम पानी मिला देते हैं, नहीं नहीं, अम्ल के साथ ऐसा नहीं करना है। आपको एक बड़ा सा बर्तन लेना है, और उस बड़े से बर्तन में आपको ठंडा पानी भरना है। समझना ध्यान से, क्या भरना है, ठंडा पानी, और उसमें फिर बूंद बूंद करके डालना है आपको सांद्र अम्ल। क्या डालना है, सांद्र अम्ल। तो आपको सांद्र अम्ल को ठंडे पानी में बूंद बूंद करके डालना है, ना कि सांद्र अम्ल में पानी डालना है। पानी में अम्ल डालना है, वो भी बूंद बूंद करके। अब ये समस्या नहीं होगी, और ये मैंने बता दिया क्योंकि यदि आप नॉर्मल कर दोगे ना काम, एक बड़े से बर्तन में आपने सांद्र अम्ल ले रखा, उसमें पानी डाल रहे, तो वो एकदम छलकेगा, बहुत तेज विस्फोट हो सकता है उससे। तो यहाँ लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए तो स्टार का निशान लगाया है हमने। यहाँ लिखा हुआ है कि सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए बड़े बर्तन में ठंडा जल लेकर, कैसा जल लेकर, ठंडा जल लेकर,
उसमें अम्ल को बूंद बूंद करके डालना चाहिए। उसमें अम्ल को बूंद बूंद करके डालना चाहिए, ना कि अम्ल में पानी को डालना चाहिए। पानी में, ठंडे पानी में अम्ल को बूंद बूंद करके डाल लो यदि आपको सही काम करना है तो। उसके बाद आते हैं क्षारक। क्षारक ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, यानी चिकने, भस्म या क्षारक कहलाते हैं, या बेस भी कहलाते हैं। बेस इंग्लिश में कहते हैं, जैसे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 का नाम अभी मैंने आपको बताया था, सोडियम कार्बोनेट, जहां हम सूत्र पढ़ रहे थे। जो क्षारक जल में बहुत अधिक घुलनशील होते हैं वे क्षार यानी एल्कली कहलाते हैं। जो क्षारक पानी में बहुत ज्यादा घुल जाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्षार या एल्कली। ठीक है, जैसे NaOH, KOH, NH4OH, चूने का पानी आदि। जो पानी में ज्यादा घुलते हैं ना, या घुलनशील होते हैं, उन वाले क्षारक को आप क्षार कह सकते हो या एल्कली कह सकते हो। अतः सभी क्षार भस्म होते हैं, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। मतलब जितने भी क्षार हैं वे सारे के सारे भस्म तो हैं ही, वे सारे भस्म तो हैं ही, यानी क्षारक तो हैं सारे, पर सारे के सारे जो भस्म या क्षारक हैं वे सारे क्षार नहीं है। क्षार तो सिर्फ वही होगा जो पानी में घुलेगा। क्लियर होगी बात? ये पॉइंट बहुत कम बच्चों के समझ में आता है। बच्चे जो है केमिस्ट्री से 10वीं में भी पढ़ लेते हैं, उसे 12वीं भी कर लेते हैं, केमिस्ट्री से BSc भी कर लेते हैं, MSc भी, उन्हें यही नहीं समझ में आता कि क्या अंतर होता है क्षारक और क्षार में, या भस्म और क्षार में, या भस्म और एल्कली में। क्षार और एल्कली एक चीज है, भस्म या क्षारक एक चीज है। ठीक है, ये लाइन समझो। ये वाली लाइन जब समझ में आएगी जब ये वाली लाइन समझ में आएगी। जो क्षारक जल में बहुत अधिक घुलनशील होते हैं वे क्षार या एल्कली कहलाते हैं। भाई क्षारक तो आपको पता चल गया, जो साबुन जैसे चिकने होंगे वे क्षारक हैं सारे। और जो क्षारक पानी में घुल जाएगा उसे आप क्षार या एल्कली कह सकते हो। सारे के सारे क्षार या एल्कली नहीं होते। ठीक है, उसके बाद अगली बात करते हैं, अम्ल एवं क्षारक की पहचान। अम्ल और क्षारक की पहचान के लिए हमें एक सारणी का प्रयोग हमने किया है। यहाँ तो हमने लिखा है सूचक। सूचक माने सूचना देने वाला, या सूचना देने का मतलब इंफॉर्मेशन देने वाला। और यहाँ अम्ल है, यहाँ क्षारक है। जैसे हमारे पास है लिटमस पेपर, जो लाइकेन से बनता है। लाइकेन जो है एक सहजीविता होती है, बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे इसे, लाइकेन क्या होता है। इसमें कवक और शैवाल मिलजुल कर रहते हैं आपस में। तो लिटमस पेपर इससे बनता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। आप सिर्फ लिटमस पेपर लिख सकते हो। लिटमस पेपर यदि अम्ल में डुबाओगे तो लाल रंग का हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल हम स्कूल में कराते हैं बच्चों को, कि यदि लिटमस पेपर को आप अम्ल में डुबाओगे, जैसे लिटमस पेपर आपके प्रयोगशाला में होगा, आप उसे नींबू के रस में डुबा देना। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सारे अम्ल होते हैं ना, तो वो लाल रंग का हो जाएगा। और यदि आप उसे क्षारक में डुबाओगे तो नीले रंग का हो जाएगा। क्षारक कहाँ से लाओगे? आप सर्फ घोल लो ना, आपकी मम्मी कपड़े धोती हैं, रोज सर्फ घोलती है ना, वो क्षारक ही तो है। उसके बाद हल्दी, ये बहुत बढ़िया है। यदि किसी के पास लिटमस पेपर ना हो तो हल्दी तो होगी। हल्दी को यदि अम्ल में डाल दोगे तो पीली होगी, और यदि क्षार में डाल दोगे तो लाल हो जाएगी। यदि आपकी मम्मी ने सब्जी बनाई है और हल्दी तो उसमें डाल ही रखी होगी, तो यदि वो सब्जी आपकी अम्लीय है तो आपकी सब्जी पीले रंग की हो रही होगी, और यदि वो सब्जी क्षारीय है तो लाल रंग की हो रही होगी। हल्दी लाल हो जाती है यदि मध्यम क्षारीय होता है। उसके बाद गुड़हल की पंखुड़ियां, ये भी मिल जाती हैं बच्चों को। अम्ल की उपस्थिति में वे गुलाबी हो जाती हैं, क्षार की उपस्थिति में कैसी हो जाती हैं? हरी। अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी, क्षार की उपस्थिति में हरी। तो ये पहचान है अम्ल और क्षारक की। उसके बाद हम बात करेंगे उदासीनीकरण। उदासीनीकरण का मतलब पता क्या है? जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं ना, तो लवण बनता है, जल बनता है और थोड़ी ऊष्मा निकलती है। इस पूरी क्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे हमारे पास अम्ल क्या है? HCl, क्षार क्या है? NaOH। तो जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ से तो Cl और यहाँ से Na, क्या बना ये? NaCl। ये बन गया NaCl जो एक लवण है। और ये H और ये OH आपस में मिले तो क्या बन गया? H2O जो जल है, और साथ में ऊष्मा भी निकलती है। वो बर्तन गर्म हो जाता है जिसमें आप अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हो, क्रिया कराते हो।
तो जब कोई अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है। देखो लवण बना और जल, यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। तो यह परिभाषा और ये आपको उदाहरण लिखकर आना है। उसके बाद एक चीज हमें सीखनी है, घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अम्ल क्षारक तथा लवणों का उपयोग। ये बहुत काम का है, इसे ध्यान से समझना है सारे बच्चों को। यहाँ तो अम्ल क्षार या लवण का नाम है, यहाँ है रासायनिक सूत्र, यहाँ है उसका व्यापारिक नाम यानी इंडस्ट्री में उसका क्या नाम है, घरेलू उपयोग और औद्योगिक उपयोग। जैसे सबसे पहले हमारे पास है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं। व्यापारिक नाम इसका गंधक का अम्ल है। घर में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, वैसे तो है इसका इस्तेमाल। जो आपके इन्वर्टर का बैटरा है ना, उसमें इसी का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक में उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में और बैटरियों के निर्माण में, बैटरी तो घर में इस्तेमाल होती हैं। रंग, कागज, कपड़े आदि उद्योगों में इसका उपयोग होता है। उसके बाद दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र है HNO3। इसे हम व्यापारिक नाम इसका कह सकते हैं शोरे का अम्ल। इसका कोई घरेलू उपयोग नहीं है, पर औद्योगिक में यानी फैक्ट्रियों में इसका उपयोग है। अम्लराज बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट आदि उर्वरकों के निर्माण में, सोने और चांदी को शुद्ध करने में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद आते हैं हम, अगला जो यौगिक है हमारे पास वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। नमक का अम्ल इसका सामान्य नाम है या औद्योगिक नाम। टॉयलेट की सफाई में इसका इस्तेमाल होता है, टॉयलेट में डाल देते हैं ना। उसके बाद इसका क्लोरीन बनाने में और नमक के शोधन में इसका इस्तेमाल होता है। अगला है एसिटिक अम्ल CH3COOH, जिसे हम सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका। सिरका घर में अचार बनाने में और दवा में इस्तेमाल होता है, और फैक्ट्री में सेल्यूलोज एसीटेट फोटो फिल्म के निर्माण में और सफ़ेदा बनाने में। उसके बाद अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र में। घरेलू काम में बर्तनों की सफाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और वैसे उद्योग क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में साबुन बनाने की फैक्ट्रियों में इसी से ही साबुन बनता है। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसे चूना कहते हैं या बिना बुझा चूना भी कहते हैं। घरों में पुताई करने में और घरेलू उपचार करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और फैक्ट्री में अमोनिया निर्माण में और आयरन यानी लोहे के निष्कर्षण में, लोहे धातु को शुद्ध करने में और बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे कहते हैं कॉमन साल्ट या नमक। घर में तो भोजन में नमक के रूप में, ORS घोल बनाने में, और फैक्ट्री में क्लोरीन के निर्माण में और साबुन उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, धावन सोडा इसका नाम है। कपड़ों की धुलाई में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और फैक्ट्री वाले कांच के निर्माण में और जल की कठोरता दूर करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, खाने का सोडा इसका औद्योगिक नाम है। घर में बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थों के निर्माण में, ब्रेड, केक आदि बनाने में, भोजन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, और फैक्ट्रियों में सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में और पाचक पदार्थों के निर्माण में, जिससे बहुत सारी चीज़ें आसानी से पच जाती हैं। तो ये ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3। तीसरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बेटे, तो 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अगले लेक्चर में आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 4। और इसी तरह एक लेक्चर में ही हम पूरे चैप्टर को समझा देंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और फ्रेशली भी आपको समझ में आ जाए पूरा चैप्टर। यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा काम का। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, बाय, टेक केयर।